नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजार के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी। आज फिर 22,000 के पार निफ्टी निकलता हुआ दिखाई दिया। 22,053 के लेवल्स उसी के आसपास इस समय ट्रेड है। 21,982 के करीब निफ्टी 50 कर रहा है कारोबार। हालांकि डे हाई से कुछ हल्का जरूर हुआ है। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये भी 46,000 के ऊपर निकलने में कामयाब था। इस समय आप गौर करिएगा तो लगभग 150 अंकों का ही इजाफा रह गया है। एडवांस डिक्लाइन रेशो क्या इशारा कर रही है ये समझ में आएगा जब आप मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालेंगे। क्लियरली अब तक हमने देखा है मिड कैप काउंटर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छा है, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा देखने को मिल रही है। अब वो इंडेक्स का भी हाल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा और ये देखिए करीब 200 अंकों की बढ़त यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। तो मिड कैप्स में कंसिस्टेंटली दरअसल वो आउट परफॉर्मेंस जारी है। फटाफट से निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे तो एक पल्स मिल जाएगी कि मार्केट को सपोर्ट क्या कर रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी जगह है तेजी में। एसबीआई, एक्सिस, टाइटन जैसे स्टॉक्स का सहारा है। लेकिन आज इन्फी और टीसीएस कल की बढ़त को गवाते हुए मुनाफा वसूली आई है इधर, और आईसीआईसीआई, एचडीएफसी में भी हम देख रहे हैं कुछ प्रेशर बनता दिखाई दिया है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति रहेगी, किस तरह के ट्रेड्स पर करेंगे फोकस, इस सब पर होगी बातचीत। ध्यान रहे हमारे साथ पंकज जानदर, अमित सेठ और अमोल अठवले है। रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर है। अमित लीड कर रहे हैं टाली को करीब 5.8% के रिटर्न्स, अमोल करीब 1.1% के रिटर्न्स पर, पंकज हल्के से नेगेटिव शेड के साथ ट्रेड करते हुए 0.7% का नेगेटिव टिक है। आज के लिए इंडेक्स इशारा क्या कर रहा है पंकज, क्या सलाह होगी? गुड मॉर्निंग हर्षदा जी। देखिए, शुरुआत के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी ने दोनों ने बढ़त दिखाई है, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर इवेंचुअली प्रेशर देखने मिला है ड्यू टू मॉनेटरी पॉलिसी का कल आउटकम आना है। तो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा कॉशन व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि निफ्टी के अंदर एक गैप फिल हो रहा है एंड 20 डेमा के करीब करीब निफ्टी अभी सपोर्ट ले रहा है, तो एक बेस वॉल्यूशन वहां पे समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि बाय एंड डिप्स विल बी द स्ट्रेटजी फॉर द निफ्टी और सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को ट्रेड लेने चाहिए। शुगर सेक्टर काफी इंटरैक्टिव और अच्छा लग रहा है। इन्हीं काउंटर्स पर नजर जाएंगी। अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी, स्टॉक स्पेसिफिक या फिर इंडेक्स में भी कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेड है? इंडेक्स में तो फिलहाल हर्षदा जी थोड़ा वेट एंड वॉच ही है। एक बड़ी रेंज के अंदर ही मार्केट ट्रेड हो रहा है। ऑन द हायर साइड 22,100 का रेजिस्टेंस है और ऑन द लोअर साइड 21,800 का सपोर्ट्स पे ही मार्केट ट्रेड हो रहा है। तो इंडेक्स के लिए फिलहाल तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, यस, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ही रहेगा। मिड कैप और जहाँ पे एक्टिविटी है फ्रंट लाइन में वहां पे फोकस रहेगा। ओके, अमित, आपकी रणनीति, इस लीडरशिप को कैसे कायम रखना है? जी मैम, जैसे कि हमने कल भी कहा था कि प्रॉब्लम निफ्टी में नहीं है, ऑल द प्रॉब्लम इज इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी कल एक पॉलिसी है, उसके बाद हो सकता है डायरेक्शन निकले यहाँ पे। निफ्टी ओवरऑल ठीक है। आईटी का कल सपोर्ट था, आज प्रॉफिट बुकिंग है, तो स्टॉक सिलेक्टिव रहना चाहिए। काफी सेक्टर स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज है बोथ मिड कैप एंड लार्ज कैप में, तो मेरे हिसाब से उसी को प्ले करना चाहिए। ओके, मिड और लार्ज कैप्स में ही जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसी पर फोकस रखें, वहीं पर ट्रेड्स आप आइडेंटिफाई करें। चलिए, मैं आपके ट्रेड्स अब लेना शुरू करूंगी। मैं देख रही हूँ इनफैक्ट अमित, आपने 2 ट्रेड्स आज सुबह में बुक किए, आरती और साथ ही साथ मैस्टेक। आज का नया सौदा क्या है? जी मैम, मैं हिंडाल्को के साथ जाना चाहूंगा। हिंडाल्को का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है, स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंटली प्राइस 593 के आसपास है। कल के सत्र में एक शेकआउट कैंडल देखा था और आज ऑलमोस्ट एक स्टॉक अपने काफी रेजिस्टेंस को क्रॉस करके निकल रहा है। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 578 का और टारगेट रहेंगे 630 के। ओके, तो 630 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी हिंडाल्को में। और कल आपको याद होगा क्लोजिंग आवर में भी हम देख रहे थे मेटल कंपनियों में अच्छी तेजी बनी, एक व्यू पॉजिटिव तभी बन रहा था। 630 टारगेट, 578 का स्टॉप लॉस। पंकज के पोर्टफोलियो पर नजर डालें तो पंकज ने इनफैक्ट वो जेंसार के ट्रेड को अभी भी होल्ड किया हुआ है, कल हुडको से एग्जिट कर लिया। पंकज, आज नया सौदा क्या रहेगा? मैम देखिए, रेणुका में काफी अच्छा ट्रैक्शन नजर आ रहा है। 5350 5360 की रेंज में अभी ये फिलहाल ट्रेड कर रहा है। बहुत ही डोमिनेंट कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। ओवरऑल शुगर स्पेस के अंदर काफी अच्छा ट्रैक्शन लग रहा है। ये आने वाले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए भी स्टॉक बढ़िया परफॉर्म कर सकता है। मुझे लगता है कि 45 का स्टॉप लॉस इसके अंदर मेंटेन करना चाहिए एंड टारगेट जो है वो 80 तक के देखने मिल सकते हैं। तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, तो थोड़ा सा टाइम देना है आपको इस ट्रेड को। श्री रेणुका में एक बाय साइड का ट्रेड इस समय पंकज ने किया है आइडेंटिफाई।
चलिए अब आते हैं अमोल के पोर्टफोलियो पर। तो अमोल ने मुझे कल याद है संवर्धन मदरसन दिया था, उस ट्रेड को अभी भी होल्ड कर रहे हैं। नया सौदा क्या रहेगा आज का? आई गेस आपने कैस्ट्रॉल इंडिया से एग्जिट कर लिया है। जी, आई थिंक ये गेम है, इसके लिए किया है मैंने एग्जिट, अदरवाइज पोजिशनल व्यू मेरा इंटैक्ट ही है कैस्ट्रॉल में। दूसरा मैं ऐड करना चाहूंगा एसबीआई कार्ड, जो 718 के आसपास चल रहा है, 765 तक पोजिशनल टारगेट निकल के आ रहे हैं और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 703। ये कॉन्ट्रा बेट है, काफी ओवरसोल्ड है स्टॉक और बहुत दिनों के बाद एक रिवर्सल फॉर्मेशन स्टॉक में हुआ है। सो मुझे लगता है अगर ये पिक्चर कंटिन्यू रहा तो एक स्टॉक में पुल बैक रैली आ सकती है। एक पुल बैक रैली आ सकती है। 765 एक कॉन्ट्रा कॉल इस समय आ रहा है। एसबीआई कार्ड पर तेजी का व्यू, 703 का स्टॉप लॉस लगाइए। तो ये इनफैक्ट एक ट्रेड आ गया। अच्छा अमित, पंकज और अमोल एक एक ट्रेड जोड़ सकते हैं, कुछ है क्या आइडेंटिफाइड अमित, या फिर दोपहर में देंगे? जी मैम सेकंड हाफ में दूंगा। पंकज? हर्षा जी ट्रैक में तो है, लेकिन मैं थोड़ा समय लेना चाहूंगा। ठीक है, समय ले लीजिए। अमोल, आप आई एम गेसिंग आप भी वेट करेंगे? जी, मैं भी थोड़ा वेट करूँ। चलिए, तो कुछ इंतजार के बाद दरअसल अगला ट्रेड आएगा। लेकिन अब बात कर लेते हैं नतीजों की। हर रोज हम देखिए कॉर्पोरेट स्कैन में कई कंपनियों से बात करते हैं। आज ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पर नजरें हैं। नतीजे मिले जुले हैं। तीसरी तिमाही में आय अगर आप ध्यान दें 43% और मुनाफा में 31% का उछाल जरूर देखने को मिला है। इबिट्टा ग्रोथ 26% रही है, लेकिन मार्जिन प्रेशर में आई 3% की गिरावट देखने को मिली कंपनी के मार्जिन में। कंपनी के ईडी प्रद्युमन कृष्ण कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे डिटेल समझते हैं। प्रद्युमन, थैंक्स फॉर टेकिंग टाइम आउट। मैं थोड़ी सी कोशिश करूंगी मिक्स करके सवाल पूछने की। अगर आप बात कर सकते हैं हिंदी में, प्लीज फील फ्री, अदरवाइज यू कैन आंसर इन इंग्लिश। नंबर्स हैव बीन गुड, आपके मुनाफे में, प्रॉफिट में, एबिटा, रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ है। व्हाट्स कॉजिंग द प्रेशर ऑन मार्जिन्स? ये 3% क्यों घटे हैं? Good morning and thank you for having me on your show. I'll try and answer as best as I can, but I prefer to stick to English. Whatever makes yeah. you comfortable. Sure. So, with respect to the pressure on the margins in this particular quarter, about 2 to 3% is where it has come down by. It is primarily due to the recognition that is there under Ind AS, and that too also specific to a particular project, which is a mixed-use development. So the residential part of the development the recognition has started off. The commercial and retail portion of it, which is there, it's yet to begin. So therefore, we're seeing that slight pressure in the margins for this quarter. It might be there for maybe another quarter or two for this particular project. But overall, I think we continue to do well. Okay. X of this particular project, margins are strong, you would say? Yes, it's strong. So there is no cost to worry. Okay. Can you give me an idea as to how the hospitality business is faring? Because that brings that additional edge to the company. And hospitality industry में वैसे भी अच्छी growth देखने को मिली है in the last 2-3 quarters, which core hospitality companies have been delivering. How has it been for Brigade? It's been a similar story for us too. We have in our portfolio 8 operational hotels, and typically they're all partnered with either the Marriott Group, Accor, or Holiday in the Intercontinental Group. So it's a very strong set of hotels that we have, and over the last year, we have grown about 20% and quarter on quarter by about 8%. The ARRs continue to witness good growth, and occupancies right now are at about 73-74%. We are hopeful of that to go up a little more, but I think we are in a good phase right now in the hotels business. So that seems to be aiding your business as well. रेंटल स्पेस में पिकअप कितना है? क्योंकि पिछली बारी जब हमने बातचीत की थी, वी स्पोक अबाउट दिस कि धीरे धीरे करके वहां पर डिमांड लौटता हुआ दिखाई दिया है। तो थर्ड क्वार्टर में क्या डिलीवरी हुई है रेंटल साइड पर, एंड व्हाट डू यू एनविजन फॉर Q4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली FY25? So the last time we spoke, I was talking about the fact that we have SEZ space which is yet to be leased. I'm happy to say that over the last quarter we have leased at least 500,000 square feet, and due to which now our portfolio and all of that in the SEZ vertical itself of the office segment of ours. So now more than 95% of our business is leased in the leasing segment.
And we are we're very happy with that because it has been something that has weighed us down a little over the last year or so. Having said that, right now, which we've communicated earlier also, we are trending for about 950 crores or so for this financial year in the lease segment of the business. And we are hopeful of adding another 100 to 150 crores by the end of FY25, at least on an exit rental basis. Okay, that's good to hear. What are the kind of launches that you have planned in the next couple of quarters? I'm sure this will all reflect in FY25 mostly, but Yes. which geographies are you betting on? Where do you see more demand picking up at this point in time? So we have about 10.8 million square feet that we have planned for launches in just the residential segment, about 5 million square feet in the office and retail segment, and about 1,000 rooms for the hospitality business. When it comes to the residential one, we expect about 10,000 crores, top line or sales booking coming out of these projects, and the spread is very similar. Bangalore, Chennai, and Hyderabad are three cities that we are focusing on. Bangalore should be about 45 to 50% of this, and between Chennai and Hyderabad, the balance 50%. And Pradyuman, it will primarily be luxury housing that you're aiming to deliver in the next 4 quarters, or it would be a mix of projects? It will be a mix of projects, ma'am, but also because of the way we define the luxury segment. For example, we define luxury segment to be 1 crore to 1.5 crore Yeah. ticket, and the more premium sort of housing to be about 2 crores. So typically we are in the sweet spot. We've seen a lot of momentum in this. The residential business has done very, very well for us. We've been able to take up pricing. So we will continue to stick to these numbers. Mr. Pradyuman, बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, and good luck for Q4 and of course FY25. Thank you. तो प्रद्युमन कृष्ण कुमार डिटेल्स देते हुए, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है वैसे कंपनी का, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी साइड पर 8% तक की ग्रोथ है, रूम रेंट्स में इजाफा देखने को मिला है, लेकिन कमर्शियल साइड और साथ ही साथ इनकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में भी अच्छा पिकअप देखने को मिलेगा। तो 10,000 करोड़ तक की दरअसल लॉन्चेस अगले 4 क्वार्टर्स में आते हुए दिखाई देंगे, और दोनों वो क्लियरली प्रीमियम और लग्जरी साइड पर लॉन्चेस होते हुए दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स हर मार्केट में वो प्राइस पॉइंट्स अलग होते हैं, तो 1.5 करोड़ का घर लग्जरी में कैटेगराइज नहीं होता है मुंबई जैसे मार्केट्स में, लेकिन सदर्न इंडिया में और जिन मार्केट्स में ब्रिगेड अग्रसर है वहाँ पर अच्छा खासा आपको लग्जरी फ्लैट मिल जाएगा। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद बात करेंगे जीएसएफसी के मैनेजमेंट से भी, और देखते हैं हमारे जानकारों ने कुछ आइडेंटिफाई किए हैं ट्रेड्स या नहीं, वरना ऑफ कोर्स एक रिकैप आपके लिए लेकर आएंगे उनके ट्रेड्स का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों ने इनफैक्ट कुछ और स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। पंकज, क्या मिला आपको? मैं थोड़ा सा रिस्की ट्रेड के साथ में जाना चाहूंगा। एक्चुअली बैंकिंग के अंदर छोटे प्राइवेट बैंक्स के अंदर छोटे जो पीएसयू बैंक्स है उसके अंदर ट्रैक्शन नजर आ रहा है। यूको बैंक में एक बढ़िया सेटअप लग रहा है हर्षिता जी। 64 की रेंज में इसको बाय करने की सलाह रहेगी, 6350 64 की रेंज में, विद द स्टॉप लॉस ऑफ 55, और टारगेट जो है वो 85 तक के देखने मिलेंगे। मुझे लगता है कि इसके लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा टारगेट के लिए, क्योंकि ये गेम शो है, हो सकता है कि मैं जल्दी भी कवर कर सकूं इसको, तो 85 के इवेंचुअल टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो 85 तक के इवेंचुअल टारगेट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी तेजी की, 55 का स्टॉप लॉस रहेगा। अमित, कुछ वेट करेंगे ना आप, अमित और अमोल? जी मैम, मैं Yes, yes. ओके, तो दोनों वेट करेंगे। अब पंकज ने इनफैक्ट मौका देखा तो यूको बैंक जोड़ा। आपके ट्रेड से क्या फायदे मिल रहे हैं उस पर आएंगे, लेकिन जब तक ये यूको बैंक भी ऐड हो जाता है पोर्टफोलियो में और रिफ्लेक्ट करने लगता है, तब तक मैं जीएसएफसी के मैनेजमेंट से रूबरू होती हूँ। 3rd क्वार्टर में कंपनी की आय में 42%, मुनाफे में 71% की गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट बिट्टा में भी प्रेशर देखा गया है, 69% बिट्टा में दबाव रहा, मार्जिन घटकर आगे हो गए। हमारे साथ कंपनी के ईडी फाइनेंस और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर नानावती है। मिस्टर नानावती, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। क्या आप हमें बता पाएंगे कि एक और तिमाही में दबाव क्यों रहा है? क्योंकि मुझे याद है पिछले क्वार्टर में भी आपके EBITDA में प्रेशर था, लेकिन अब की बारी मुनाफा रेवेन्यू भी दबाव में है और मार्जिन आधे हो चुके हैं।
राइट, तो जैसे कि आप जानते हैं सब्सिडी में अक्टूबर से कटौती हुई है, जबकि इनपुट प्राइस बढ़े हैं। तो सरकार में एक टाइम लेग के हिसाब से काम चलता है। तो अ, अभी तो पास्ट जो इनपुट कॉस्ट थे उनको लेके सरकार ने सब्सिडी कम की है। तो आगे जाके सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव होगी, ऐसा हम आशा करते हैं। तो जब आप कह रहे हैं आगे जाके इम्प्रूव होगी, ये Q4 में रिफ्लेक्ट होगी या फिर FY20 ऑनवर्ड्स स्थिति में कुछ सुधार आ सकता है? सरकार ने अभी सब्सिडी के बारे में कोई हिंट नहीं दिया है कि जनवरी से बढ़ाएंगे या अप्रैल से बढ़ाएंगे। तो अभी तो वेट करना पड़ेगा। इनपुट कॉस्ट में थोड़ा मार्जिनल कमती हुई है सरकार के FY25 के टाइट बजट को लेके। एक मैसेज गया है कि भाई सरकार भी, हम बड़े इंडिया से बड़े कंज्यूमर है तो प्राइस में भी थोड़ा हमको नेगोशिएशन होगा। तो इनडायरेक्ट मैसेज यही है। तो पीए और एमोनिया के प्राइसेस कम हुए हैं, Q4 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट फर्टिलाइजर में होगा ऐसा लगता है। ओके। बाकी तो बजट के इलेक्शन के बाद ही ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ये आपके फर्टिलाइजर बिजनेस की बात हुई, इंडस्ट्रियल सेगमेंट में स्थिति क्या दिख रही है मिस्टर नानावती? वहां से क्या कुछ सपोर्ट है? ऐसा लगता था कि क्रूड ऑयल और उसके डेरिवेटिव नीचे जा रहे हैं, मगर फिर भी ये रेड सी वगैरह की तकलीफों के देखते हुए क्रूड इतना कम नहीं हुआ है, ऊपर से थोड़ा बढ़ा है। क्रूड हमारा बेंजीन जो है जिसमें से कैप्रोलेक्टम बनता है वो क्रूड डेरिवेटिव है बेंजीन। तो प्राइस एक्सपेक्टेशन था कम होगा, तो उतना नहीं हुआ है। तो Q4 में थोड़ा इम्प्रूवमेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आएगा ऐसा लगता है, मगर बहुत ज्यादा टर्न अराउंड नहीं दिखता है। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, ये जो पेन इस क्वार्टर में है वो शायद Q4 में भी जारी रह सकता है। स्थिति में इम्प्रूवमेंट आप कह रहे हैं लार्जली फर्टिलाइजर सेगमेंट के लिए पोस्ट इलेक्शन आएगी, लेकिन वॉल्यूम्स क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? वहां पर क्या पिकअप देखने को मिलेगी? FY25 के लिए आप कॉन्फिडेंट है या नहीं नानावती जी? हाँ, तो हम पूरा FY24 10% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ क्लोज करेंगे ऐसा लगता है। FY25 में हम 25% वॉल्यूम इंक्रीज का हम चांसेस देख रहे हैं। 25% की वॉल्यूम्स देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, आपने बड़ौदा में वो अमोनियम सल्फेट वाली कैपेसिटी कमीशन कर दी है, उसका कितना योगदान रहेगा और किस तरह की प्राइसिंग इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आप देखेंगे अमोनियम सल्फेट की? तो जो 25% ग्रोथ हम FY25 में प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें ये प्लांट का भी योगदान है। वो 1,34,000 टन का ये एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसकी। तो उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा ये वॉल्यूम नेक्स्ट ईयर बढ़ाने के लिए। और प्राइजेस तो डायनेमिक रहते हैं। हम FACT और GSFC दो ही डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर हैं जी एमोनियम सल्फेट में। तो प्राइस तो काफी बने रहते हैं, तो प्राइस की कोई चिंता नहीं। ओके, प्राइस की चिंता नहीं और सप्लाईज वहां पर आएगी और वो एड करेगा वॉल्यूम्स को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। थोड़ा सा टफ क्वार्टर रहा है, लेकिन होपफुली FY25 ऑनवर्ड्स पोस्ट इलेक्शंस पिकअप देखने को मिलेगा जब सरकार की रणनीति सब्सिडी को लेकर साफ रहेगी। स्टॉक आज करीब 5.5% नीचे है। चलिए अब खिलाड़ी नंबर 1 का रिकैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हमारे जानकारों ने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। अमित सेठ एक स्टॉक के साथ ही जा रहे हैं, वो है हिंडाल्को। 630 का टारगेट है, 578 का स्टॉप लॉस। तेजी वाला ट्रेड है ये। हिंडाल्को इनको 0.25% कमा कर दे रहा है। अब आप आइएगा अगले ट्रेड्स पर, और ये है अमोल का पोर्टफोलियो। संवर्धन मदरसन कैरी किया, 127 का टारगेट, 114.50 का स्टॉप लॉस है। SBI कार्ड नया जोड़ा है, 765 टारगेट, 703 का स्टॉप लॉस। एक जगह खाली है, आगे जोड़ेंगे। संवर्धन आज थोड़ा सा नर्म है, लेकिन SBI कार्ड का दाव उनके फेवर में जाता हुआ 0.85% तक का योगदान इधर बन रहा है। अब आइए आप पंकज के पोर्टफोलियो पर। तो अभी जोड़ा इन्होंने यूको बैंक, 80 का टारगेट, 55 का स्टॉप लॉस। श्री रेणुका 80 का टारगेट, 45 का स्टॉप लॉस है। और जेंसार कैरी किया है, 680 का टारगेट है और 560 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स क्या बन रहे हैं? जेंसार ड्रैग कर रहा है, 2.5% खींच ले इसने नीचे।
लेकिन यूको बैंक 1.5% जोड़कर दे रहा है और श्री रेणुका 0.37% का योगदान देता हुआ तेजी की तरफ। रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर। अमित आगे चल रहे 8.25% के रिटर्न्स। अमोल ने अपने जो गेन्स थे वो गंवाए हैं, माइनस में आ चुके हैं, लेकिन 0.5% के रिटर्न्स पंकज के आते हुए ये आपके लिए ताज़ा तस्वीर। जो भी बदलाव होगा उसका अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे CNBC आवाज़ की सोशल मीडिया हैंडल्स पर, और ऑफ कोर्स 1 बजे मिड कैप मंत्र में भी एक रिकैप आपके सामने करेंगे पेश। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के ट्रेड के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद पूरा फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर।